हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखने वाले हैं कि क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या इसकी रीसेंट डेवलपमेंट है, यहाँ पर क्या है किगाली संशोधन यानी किगाली अमेंडमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड या इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखिए, 1907 में वैज्ञानिकों ने ये जाना या ये खोज की कि हमारे द्वारा जो भी गैसेस रिलीज की जा रही हैं एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जाके हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के ओजोन परत पर इफेक्ट कर रही हैं या उसे नुकसान पहुंचा रही है। तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो सुरक्षा रेखा है वो हमारे लिए एक तरीके से ओजोन लेयर है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये O3 के फॉर्म में होती है और यहाँ पर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक लेयर के फॉर्म में है और पूरी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। अब ये लेयर किसी किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमारे द्वारा जो भी गैसेस रिलीज की जा रही हैं वो इस ओजोन लेयर को पतला कर रही हैं। ठीक है, ये बात बेसिक सी है, स्कूल्स में हम सभी ने पढ़ी है। तो देखिए, यहाँ पर जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, वो धरती को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यानी जो भी सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनसे हमें बचाती। तो देखिए, आगे चल के हमें ये पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC या जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CFCl3, ये गैस एक्चुअली ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा हार्म कर रही है। देखिए, सबसे ज्यादा हार्म कर रही है का ये मतलब नहीं है कि यही हार्म कर रही है, ये सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक हार्म करती है। क्यों करती है? तो देखिए, इसको मैं एक सिंपल केमिकल फॉर्मूले की रिएक्शन से आपको समझा देता हूँ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इस पर जब यूवी रेज रिएक्ट करती हैं, तो ये बन जाता है CFCl2 प्लस Cl। अब यहाँ पर ये जो Cl का एक मॉलिक्यूल अलग हुआ है ना, ये जाकर ओजोन के O3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और यहाँ पर ये बना देता है ClO प्लस O2। अब देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो बन गई, बट हमारी ओजोन लेयर जो कि O3 की लेयर थी, अब ये लेयर O3 की ना होकर O2 की बची। तो यहाँ पर ये ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली होती जा रही है और O2 हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन नहीं देती है, O3 देती है। तो ये जो CFCl3 है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अब मैं इस टॉपिक को और आगे चलूँ उससे पहले मैं आपको हमारी धरती के एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती के आजू बाजू वायुमंडल है और हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं। ये जो सबसे नीचे वाली परत है जो धरती से लगी हुई है वो है ट्रोपोस्फियर। इसकी जो रेंज होती है वो जनरली 0 to 17 किलोमीटर होती है। ज़्यादातर बादल जो होते हैं वो इसी दायरे के अंदर आपको देखने मिलते हैं और इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि 99% जो जल वाष्प है, जो वाटर वेपर है, वो यहीं पर एग्जिस्ट करता है। इसके ठीक ऊपर यानी जहाँ पर ये खत्म होती है और स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ से ये शुरू होती है, यहाँ इनके बीच में होती है ओजोन लेयर जो करीबन 10 किलोमीटर की होती है। ये 10 किलोमीटर बोलने के लिए इसकी लेंथ वेरी करती है, इसकी विड्थ वेरी करती है। कहीं पर ये मोटी है, कहीं पर ये बहुत पतली हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फीयर जिसकी रेंज है 10 से 50 किलोमीटर की। तो यहाँ पर ये रेंज भी हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर ये वो हिस्सा है जहाँ पर मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि ओजोन लेयर पाई जाती है। इसके बाद आता है मीजोस्फीयर, यहाँ पर ये इसकी भी रेंज दी हुई है। देखिए, अधिकांश जो उल्का पिंड होते हैं वो यहीं पर आकर जल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनको एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलता है जिसके कारण वो हीट नहीं बर्दाश्त कर पाते और वहीं पर वो जल के खत्म हो जाते हैं। तो मेसोस्फीयर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी शेल है। अगेन, इसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। तो देखिए, थर्मोस्फीयर क्या करता है? थर्मोस्फीयर जो ज़्यादातर सूर्य की रोशनी होती है वो यही थर्मोस्फीयर रोक लेता है। जो हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, एक्सरे वेव्स होती हैं और यूवी वेव्स होती है, वो ज़्यादातर थर्मोस्फीयर यहीं पर रोक लेता है। तो हमारे तक आने में थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और उसके बाद आखिरी में ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लें। थर्मोस्फीयर, देखिए, ऑरा जो कि नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स के नाम पे भी जाना जाता है, वो थर्मोस्फीयर में ही होता है। तो देखिए, ये एक छोटा सा फिनोमेना है। अगर आप साउथ पोल, नॉर्थ पोल के पास कहीं खड़े होंगे तो आपको कई बार अपने फोटोज़ में देखा होगा कि आपको बहुत ग्रीन एंड ब्लू सी लाइटिंग्स दिखती हैं। वो क्या है? वो ऑरा है, या हम उसको नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स भी बोलते हैं। तो वो कहाँ पर होता है वो फिनोमेना? वो थर्मोस्फीयर में ही होता है। इसके आगे होता है एक्सोस्फीयर। ठीक है, इसके आगे हम और आयनोस्फीयर भी बोल सकते हैं, बट वहाँ पर सिर्फ आयंस होते हैं।
तो ये मेन कुछ लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हमने एक बेसिक जानकारी जान ली है, अब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में और समझते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जबकि ये 1987 में हुआ था, हम आज भी इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, बात है 1985 की। यहाँ पर हुआ था वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन में क्या हुआ था, यहाँ पर दुनिया के जितने भी बड़े पावरफुल लोग थे और जो वैज्ञानिक थे वो एक साथ आकर एक मंच पर बैठे। उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि जो हम गैसेस रिलीज कर रहे हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी चीज को लेकर हमने वियना कन्वेंशन में एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, या मैं कहूं कि एक फ्रेमवर्क बनाया, जो कि आगे चल के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हुआ, या इस फ्रेमवर्क को हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लेते हैं। अब बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो ये एक तरह की संधि है, या ये कहूं कि एक प्रकार का सेट ऑफ रूल है जो हमें ये बताता है कि कैसे हमें चरणबद्ध तरीकों से या स्टेप बाय स्टेप ओडीएस यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करना है, उनकी खपत, उनके उत्पादन, उनके प्रयोगों को कम करना है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें यही बताता है। इस संधि के तहत सभी पक्षों को ओडीएस यानी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को विभिन्न चरणों में कम करने की हिदायत दी गई है। यानी बोला क्या गया है कि आप जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी ओजोन लेयर को खराब करते हैं, आप उन सभी सब्सटेंसेस का यूज, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सभी चीजों को आप धीरे धीरे कम करें ताकि हमारी ओजोन लेयर बची रहे। अब यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर काफी है ये बताने के लिए कि अगर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए, ये है वो 2056, ये है वो धरती जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इसी तरीके से चलने के बाद दिखेगी। और अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता तो ये वो धरती है जो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो नीला रंग है ना, ये बताता है हमें ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी धरती की पूरी ओजोन लेयर 2056 तक डिप्लीट हो चुकी होगी, यानी टोटल लेयर खराब हो चुकी होगी। जबकि अगर हम इसी तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ चलते रहेंगे जैसे कि हम 1987 से चल रहे हैं, तो हमारी धरती को हम बचा सकते हैं। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 15 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। यहाँ पर 15 सितंबर को सभी लोग या जितने भी यूएन के देश थे उन्होंने यहाँ पर साइन किया। ये एकमात्र ऐसा संधि है जिस पर सभी देशों ने एक साथ आकर सहमति जताई और हस्ताक्षर किए थे। सभी मतलब कुल 198 कंट्रीज जो कि यूएन के अंडर आती है, सभी ने इस पर सहमति जताई थी। साथ ही साथ इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगले ही दिन जब ये इम्प्लीमेंट होता है यानी 16 सितंबर को, तो हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे। कब मनाया जाता है तो ये हमें ध्यान रखना है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है और इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू भी हुआ था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने बैठकर एक बार चर्चा कर ली कि हम आगे चल के ये करने वाले हैं और बस उसी तरीके से हम आगे काम करते रहे। नहीं, सिचुएशन के हिसाब से हमने हर कंट्री को उसकी ये सहूलियत दे रखी है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम करिए। और साथ ही साथ समय समय पर हम यहाँ पर अमेंडमेंट्स भी लाते रहते हैं। इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर 6 संशोधन हो चुके हैं। कितने? 6 संशोधन। ये रही उन सब की लिस्ट। सबसे पहला लंदन में हुआ था 1990s में और सबसे आखिरी फिलहाल जो 2016 में हुआ है। तो देखिए, रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत ने अभी यानी फिलहाल में किगाली अमेंडमेंट 2016 को मंजूरी दे दी है, या ये बोला है कि हम किगाली अमेंडमेंट किस हिसाब से काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या है, 2023 तक सभी जितनी भी औद्योगिक व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, उन सभी से परामर्श करने के बाद एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, ये 2023 तक का हमें समय मिला हुआ एक तरीके से। तो 2023 के बाद से हम यहाँ पर काम करना इस पर शुरू कर देंगे। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ये जो चीज है ये डायरेक्टली ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर ये जो गैस है एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि CO2 से करीबन 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। यानी जितना टेम्परेचर राइज 100 टन CO2 कर सकती है, उतना टेम्परेचर राइज सिर्फ 1 टन HFC कर सकती है, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है ये गैस।
तो हम इसे ग्रीन हाउस गैसेस के बिहाफ पर भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमें इसे रोकना होगा। तो देखिए ये रही रिसेंट की न्यूज़, 18 अगस्त की न्यूज़ है कि यहाँ पर कैबिनेट ने किगाली अमेंडमेंट पर एक तरीके से सहमति जताते हुए अपना आगे का प्लान बनाने की बात की है। अब ये होगा कैसे, तो इस बारे में सरकार ने कहा है किगाली संशोधन के अनुपालन के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का उत्पादन को कम करना या खपत को कम करने के लिए जो भी कानून में संशोधन या ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है उसे 2024 के मध्य तक लागू कर दिया जाएगा। यह एक तरीके से आगे जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कम करने के हिसाब से ही बनाई जाएंगी। और अगर ये हम कर देते हैं तो इससे होगा क्या, तो देखिए इससे करीबन 2100 तक धरती का औसत तापमान है उसे 0.5 डिग्री तक कम किया जा सकता है। यानी अगर ये नहीं करेंगे तो आप औसतन 0.5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि 0.5 डिग्री कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अगर इतना हो भी जाता है तो क्या, तो आप ये मत भूलिए कि यूवी रेस सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, वो बहुत सारी बीमारियों का, कैंसर्स का, स्किन कैंसर्स का कारण भी होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ टेम्परेचर राइज एक मुद्दा नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियाँ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। और साथ ही एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री का कहने का मतलब ये एवरेज है, पूरी धरती में कहीं पर हो सकता है टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ जाए, जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर 10 डिग्री से कम हो जाए, तो इस तरीके से 5 डिग्री का डिफरेंस पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जो एरिया गर्म है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और जो ठंडे हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें अपनी धरती को जीवन के लिए अनुकूल बनाए रखना है तो किगाली एग्रीमेंट जिस तरीके से अभी तक चला है उसी तरीके से आगे चलाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आगे जानते हैं कि किस तरीके से किगाली एग्रीमेंट का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना HFC को फेज डाउन की टाइमलाइन है, यानी HFC को किस तरीके से हम कम करेंगे उसकी टाइमलाइन यहाँ पर रिलीज की गई थी, कब, किगाली अमेंडमेंट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2016 में किगाली अमेंडमेंट अडॉप्ट किया गया, इसके बाद 2018 में इसकी गाइडलाइन पर डेवलपमेंट चालू होगा, फिर 2019 में ये एंट्री इन द फोर्स होगा, इनटू फोर्स, यानी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट स्टेप के थ्रू 2047 तक इसे इतना कारगर बना दिया जाएगा कि आपकी धरती हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसी हिसाब से चलेंगी। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर किगाली अमेंडमेंट का जो टारगेट है वो है 2047। ये सारे देशों के लिए यही है, बट यहाँ पर कुछ रियायतें भी दी जाती हैं। जो विकसित देश हैं उनके लिए तो यही है, बट विकासशील देशों के लिए ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विकासशील देश हैं उन्हें शुरू से थोड़ा सा ढील दी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। जैसा कि हमने देखा कि सन 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन था वो जीरो करने के लिए कहा गया था डेवलप कंट्री के लिए, पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए ये टारगेट 2010 तक का दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो 10 साल का डिफरेंस है ये डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए रखा गया था। तो इसी प्रकार और इसी टाइमलाइन के हिसाब से भारत ने भी अपनी टाइमलाइन जारी कर दी है। देखिए 2032 से बेसिकली 4 चरणों में इसका काम किया जाएगा। 2032 में से 10% से कम करने की, 2037 में से 20% से, 2042 में से 30% से एंड 2047 तक इसे 80% तक कम करने की कोशिश की जाएगी। और यही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को, हमारे और धरती के वायुमंडल को सही सलामत देखना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।